अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस जमात नवूम मजमून तारीख और सियासियात सबक नंबर 9 बदलती ज़िंदगी हिस्सा 1। तो इस सबक की मश्क को हल करने के लिए भी हमने दो हिस्सों को तकसीम किया है। तो हिस्सा 1 आपके सबक में ऑलरेडी दिया हुआ है और इस वीडियो का भी मैंने हिस्सा 1 बनाया हुआ है पेशकश उर्दू प्लस पर। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 47 से 51 पर मौजूद है। तो सबसे पहली स्लाइड पर मौजूद है अलिफ, जेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो पहली खानापुरी है आपकी, डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में भारत के डैश शहर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी कामयाब हुई। ओपन हार्ट सर्जरी आप डायग्राम में एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। तो आपका जो ऑप्शन दिए गए मुतबादिल है, अलिफ है चेन्नई, बे वेल्लूर, जीम हैदराबाद, दाल मुंबई। तो आपका सही जवाब है वेल्लूर। नेक्स्ट है डैश को जयपुर फुट के मस्जिद की हैसियत से जाना जाता है। मस्जिद का मतलब होता है ईजाद करने वाला। जयपुर फुट जयपुर इलाके का नाम है, फुट यानी पैर को बोला जाता है। तो सबक में हमने देखा है कि किस तरीके से जिनके जो अपाहिज हो जाते हैं, जिनके हाथ पैर से जो माजूर हो जाते हैं, तो उनके हाथ और पैर जो है आर्टिफिशियली बनाकर उनको दिए जाते हैं। तो उसी को जयपुर फुट कहा गया है। तो मुतबादिल आपको दिए मतलब किसने उसको ईजाद किया है ना। तो अलिफ डॉक्टर एन गोपीनाथ, बे डॉक्टर प्रमोद सेठी, जीम है डॉक्टर मोहन राव, दाल है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है डॉक्टर प्रमोद सेठी जो है इसके मौजूद है, जिन्होंने ईजाद किया और उनकी ज़िंदगी को आसान और सहल बना दिया। अगली स्लाइड पर है बे, मंदरजा झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो पहला है डॉक्टर एन गोपीनाथ, ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये जवाब सही है, तो आपको गलत पहचानना है, ठीक है। 2 है रामचंद्र शर्मा, माहिर कारीगर। तो अभी जो पिछली स्लाइड पर हमने जयपुर फुट के बारे में जो मुताला किया, ये जो रामचंद्र शर्मा है वो माहिर कारीगर थे। मतलब वो जो हाथ और पैर जो बनाते थे वो ये बनाते थे लकड़ी के। फिर 3 है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर 4 है डॉक्टर मोहन राव, पोलियो। तो जवाब जो आपका गलत है, गलत जोड़ी जो है वो है डॉक्टर मोहन राव, पोलियो। नेक्स्ट आता है नोट लिखिए। तो सबसे पहली नोट है आपको खानदानी निज़ाम। तो पहला पॉइंट है आज़ादी से पहले मुत्तहिद खानदानी निज़ाम भारतीय समाज की एक शनाख्त थी। मुत्तहिद मतलब जैसे दादा दादी हैं, चाचा चाची है ना, बड़े अब्बू बड़े अम्मी है, उसी तरीके से अम्मी अब्बू। तो ऐसे फिर जो हमारा जो ख़ानदान होता था एक होकर रहता था। तो ये मुत्तहिद खानदानी निज़ाम आज़ादी के पहले से बड़े ख़ानदान हुआ करते थे। दूसरा पॉइंट है भारत पूरी दुनिया में मुत्तहिद ख़ानदानी निज़ाम के लिए मशहूर था। मतलब जितने बड़े ख़ानदान, जितनी बड़ी फैमिली भारत में नज़र आती है, पूरे दुनिया के ममालिक में आपको इतना बड़ा ख़ानदान या फैमिली नज़र नहीं आएगी, कम आएगी भारत के मुकाबले में, ठीक है। तीसरा है आलमकारी यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इनफरादी ख़ानदान का निज़ाम बढ़ रहा है। इनफरादी मतलब अब जैसे कि हम दो हमारे दो, है ना, इस तरीके से। आलमकारी आपको भी पता है कि जैसे कि पिछले असबाक में भी हमने पढ़ा है, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया कि आलमकारी क्या है कि किसी भी मेहनत को, किसी भी सोच को जो है आप एक हद में नहीं रख सकते। तो लोग क्या हो रहे हैं, तालीम के लिए या रोज़ी रोटी के लिए, कमाने के लिए, रोज़गार की तलाश में अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर क्या होते हैं, शहरों में आते हैं, जिसकी वजह से इनफरादी ख़ानदान ज़्यादा वजूद में आ रहे हैं। अगली स्लाइड पर है जयपुर फुट टेक्नोलॉजी। तो हम जब ये कर रहे थे मुतबादिल सवालात जब हल कर रहे थे तो हमें जयपुर फुट के बारे में पूछा गया था। तो नंबर 1 है जयपुर फुट की पहला पॉइंट जो कहेंगे, 1968 ईस्वी से कबल अगर हादसे में किसी का पैर टूट जाता तो इसे ज़िंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना। तो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो दूसरा पॉइंट है डॉक्टर प्रमोद सेठी ने माहिर कारीगर रामचंद्र शर्मा, ये दोनों के नाम अभी हमने मुतबादिल सवालात हल करते वक्त पढ़े। रामचंद्र शर्मा का गलत जोड़ियों में मैंने आपको बताया ये सही है। तो क्या करते थे, मसनूई हाथ पैर नाक और कान तैयार करते थे। मसनूई मतलब इंसान की तैयार करदा। तो मसनूई आज़ा की मदद से माजूर इंसान भी नाहमवार ज़मीन पर चलने। तो आप शक्ल में देख सकते हो कि वो पैर मसनूई तरीके से किस तरीके से बनाए गए हैं कि उसको एक बार अगर पहन लिया जाता है तो जो माजूर इंसान है वो खड़े हो सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। देखो अगले पॉइंट में आपको बताया मसनूई आज़ा की मदद से माजूर इंसान भी
हमवार जमीन पर चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, खेती बाड़ी करने, दरख्तों पर चढ़ने और कोह पैमाई यानी पहाड़ों पर चढ़ना जैसे काम आसानी से कर सकते। तो मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मुनहसर नहीं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, मसनूई पैरों की वजह से जूतों का खर्च बचता है। अब जूते नहीं भी पहनेंगे तब भी चलेगा क्योंकि वो मसनूई है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। दो जानों या पाँव मोड़कर बैठना आसान हो गया है, अपना पैर मोड़कर वो बैठ सकते हैं। पानी में और गीले मुकामात पर काम करने में ये पैर सहूलत बख्श है क्योंकि वो गीलापन होता ही नहीं और वो ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है, तो वो आसानी देती है। नेक्स्ट स्लाइड पर है शहरकारी। इसको हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 यानी पूरा चैप्टर है आपको नवम जमात की जुग्राफिया में। नंबर 1, शहर या शहरी इलाके में अवाम की आबादकारी की मरकूजियत के अमल को शहरकारी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि रोज़गार की तलाश में, तालीम हासिल करने के लिए लोग क्या करते हैं, शहरों में आते हैं और यहीं पर आबाद हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शहरकारी। दूसरा पॉइंट है, बढ़ती हुई आबादी की वजह से शहरकारी वजूद में आती है। तो आपने देखा कि जहाँ पर आबादी होगी तो हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें वहाँ पर देने की कोशिश करती है। ठीक है। आप आपके गांव को और शहर को कंपेयर अगर करोगे तो आपको ज़्यादातर सहूलतें शहरों में नज़र आएगी, जैसे कि दवाखाने अच्छे से अच्छे हैं, स्कूल यहाँ पर अच्छे से अच्छे हैं, कॉलेजेस आपको मिलेंगे, है ना, ज़्यादा मतलब अच्छे मॉल्स हैं, दुकानें आपको नज़र आएगी। अगर आप आपके गांव को कंपेयर करोगे तो आपके गांव में थोड़ा बहुत या उससे कम आपको नज़र आएगा शहर से। उसके बाद तीसरा है, तिब्बी सहूलत की वजह से, वहाँ पर वजह से आना चाहिए, शरह अमवात कम हुई है। तिब्बी सहूलत मतलब फ़ौरन, अभी मैंने आपको कहा कि फ़ौरन आपको क्या होती है, मेडिकल सहूलत मिल जाती। गाँव में एक अच्छे दवाखाने में जाने के लिए ही वक्त दरकार हो जाता है, बहुत वक्त लग जाता है ना सिटी में आने तक। लेकिन यहाँ पर कैसा है, आपको जो है बाआसानी सहूलत फराहम हो जाती है, जिसकी वजह से जो शरह मौत यानी मौत का जो परसेंटेज है, लोगों की मौत का जो परसेंटेज है वो क्या होता है, कम होते जा रहा है। फिर चौथा है, तिजारत और सनती तरक्की की वजह से लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बार बार ये पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या है, सनतें हैं, तिजारत है, तो खेती बाड़ी में इतना हम नहीं रोज़गार हासिल कर सकते जितना कि सनतों और तिजारत के ज़रिए कर सकते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, शहरों का रुख करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हासिल कर सके। पांचवा पॉइंट है, शहरों में सहूलियात मौजूद होने की वजह से भी लोग शहरों की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। तो अभी मैंने सहूलियात का जिक्र किया कि स्कूलें हैं, दवाखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो आसानी से आपको फराहम, बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं जो आपको आसानी से फराहम हो जाती है। और हम ऐसी जगह की तलाश में रहते ही हैं कि हमें जो है आसानी से चीज़ें फराहम हो और हमारी ज़िंदगी आसान हो। उसके बाद आपको पूछा गया है बदलती माशी ज़िंदगी के धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, आलमकारी की वजह से जो माशी ज़िंदगी है वो कैसे बदल रही है हमारी। तो नंबर 1, पुराने ज़माने में, हमने इस पैराग्राफ को या इस पॉइंट को ज्योग्राफी के तिजारत सबक में समझा है। पुराने ज़माने में गांव के लोगों की ज़िंदगी माशी एतबार से मुस्तहकम और खुद कफिल थी। खुद कफिल मतलब वो जो लेन देन करते थे वो गांव के गांव में ही करते थे, दूसरे किसी इलाके के लोगों से इनका कोई लेन देन गांव के लोगों का नहीं होता था, इसीलिए बोला जा रहा है कि मुस्तहकम और खुद कफिल थी। फिर दूसरा पॉइंट आपको बोल रहे हैं कि गांव के लोगों की अक्सरियत ज़राअत पर मुनहसर होती है। आप अगर गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खेती वहाँ पर मौजूद है, ज़राअत की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है, तो वहाँ के लोगों का अक्सरियत वाला यानी ज़्यादातर पेशा क्या होता है, ज़राअत होता है। तीसरा पॉइंट है, कारीगरों और मजदूरों को मेहनताने के तौर पर फसलों से हासिल होने वाला अनाज दिया जाता था। अब जो कारीगर होते थे, कारीगर मतलब जैसे कि लकड़ी का सामान बनाने वाले, लोहे का सामान बनाने वाले, या मजदूर होते जो खेतों में काम करने वाले, तो उनको मेहनत के तौर पर, मेहनताने यानी मेहनत के तौर पर रुपया पैसा नहीं देते थे, तो जो फसल उग कर आती थी उसका कुछ हिस्सा इन लोगों को दे दिया जाता था। फिर चौथा पॉइंट है, अब हालात बदल गए हैं। जाहिर सी बात है, आप जिस ज़माने में जी रहे हो आपने देखा है कि किस तरीके से तब्दीली आई है चीज़ों के लेन देन यानी अनाज फसलों के लेन देन के साथ साथ अब आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो कितने मतलब चीज़ें बदल चुकी हैं, आप भी उसका मुताला या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो।
तो ज़राअत से और इससे मुंसलिक पेशों से जोड़ दिया गया है। अब देही इलाके में क्या हो रहा है, सिर्फ ज़राअत ही नहीं हो रही, इसके अलावा और भी पेशे हैं, जैसे कि लकड़ी, दस्तकारी का सामान बनाना है ना, गल्लाबानी करना। इस सबक में हमने देखा है कि गल्लाबानी है, फिर मुर्गियों को पालना है, मतलब और भी पेशे ज़राअत के साथ साथ उसको भी फ़रोग दिया जा रहा है। फिर 5वां पॉइंट है, शहरी माशरा गैर ज़रूरी पैदावार और ख़िदमती पेशों से मुंसलिक हो चुका है। तो जो शहरी माशरा है, जैसे कि एजुकेशनल ट्रिप वगैरह करवाई जाती है, बच्चों को गांव का माहौल बताया जाता है, समझाया जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, और वहीं से मतलब खदमात से भी उनको जोड़ा जा रहा है, खदमाती पेशों से। खदमाती पेशे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन जो चीज़ें आपको घर तक पहुँचाई जाती है, उबेर है ना, ओला है, आपको क्या की जाती है, खिदमत है। डॉक्टर का पेशा हुआ, टीचर का पेशा हुआ। तो ऐसे पेशों से ये जो शहरी माशरा है, गैर ज़रूरी पैदावार और ख़िदमती पेशों से, इस तरीके से इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं जिनको जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। नंबर 1, पहली जो वजह है आपकी, पल्स पोलियो के टीके की मुहिम शुरू की गई। तो वजह है क्यों शुरू की गई इस टीके की मुहिम। ठीक है, टीका मतलब जो आपने देखा है पोलियो के 2 बूंद, आपने ऐसे एडवर्टाइज या इश्तिहार में सुना है ना। वजह है, पहला पॉइंट है, 1978 ईस्वी से कबल भारत में होने वाले हर 10 बच्चों में से 6 की पैदाइश के पहले ही साल जानलेवा अमराज लाहक हो जाते थे। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, 10 साल, हर 10 बच्चों में से क्या हो रहा है, 6 बच्चे उनको जो है जानलेवा अमराज यानी वो मर्ज में मुब्तला हो जा रहे हैं। फिर दूसरा है, इन बीमारियों में पोलियो, मतलब वो कौन सी बीमारी थी जानलेवा, जिनका इलाज भी मौजूद नहीं था। तो इलाज तो मौजूद नहीं, लेकिन कैसा, हिफाजती टीके, यानी आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन मतलब लगा दी जा रही है, बीमारी होना ही इसलिए, तो उसको हिफाजती टीका कहेंगे। तो उसी तरीके से इन बीमारियों के भी हिफाजती टीके थे, जैसे कि पोलियो हुआ, खसरा हुआ, कजाज हुआ, तपेदिक हुआ, खन्नाक यानी हल्की बीमारी, तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है, और काली खांसी जैसी बीमारी। खांसी मतलब ये खांसी एक बार शुरू हुई तो वो ख़त्म ही नहीं होती थी, तो जानलेवा बीमारी कहा गया। तो सोचो ये खांसी कितने मतलब कितना उसका नुकसान है या कितनी तकलीफ दे होती होगी, बीमारियां शामिल थी। तो तीसरा पॉइंट है, जिसकी वजह से भारत में शरह अमवात ज़्यादा थी। तो क्या होता था कि वो जो बच्चे हैं बड़े होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती थी, और जहां पर अभी बताया ना 10 बच्चों में से 6 बचे, यानी फिर बचे कितने, 4 बचे। तो इस तरीके से शरह अमवात का परसेंटेज क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, 10 में से 6 हैं तो फिर शरह अमवात ज़्यादा थी। फिर चौथा पॉइंट है, अमराज पर काबू पाने के लिए हिफाजती टीके की मुहिम शुरू की गई। तो जैसे कि मैंने कहा, उस बीमारी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जाता है, ये बीमारी हो ही ना, इसलिए पहले से जो वैक्सीन है, आपने देखा है कि छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, और मैंने अभी कहा कि 2 बूंद पोलियो के आपने सुना होगा, इस तरीके से शुरुआत की गई। और 5वां पॉइंट है, 1995 में पल्स पोलियो नामी हिफाजती टीके लगाने की मुहिम शुरू की गई। ठीक है, 5वां पॉइंट आपके सवाल से ही ताल्लुक रख रहा है, जिसकी वजह से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पा लिया गया है। अब ये पोलियो की बीमारी क्या होती थी कि बच्चों के कोई भी जिस्म के आज़ा की, किसी भी जिस्म के आज़ा, जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, उसकी जो नशोनुमाई नहीं हो पाती थी, वो मतलब छोटा ही रह जाता था, जिसकी वजह से वो माजूर और अपाहिज होते थे। आज अगर आप देखोगे भारत में पोलियो के मरीज आपको नजर नहीं आएंगे। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमने हिफाजती टीकों का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक बीमारी को भारत से ख़त्म कर दिया है। अगली स्लाइड पर है, देहातों तक आबरसानी मंसूबा शुरू किया गया। देहात मतलब गांव, आबरसानी मंसूबा यानी मसनूई तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना, इसकी प्लानिंग की गई। क्योंकि पहले हमारा जो किसान होता था वो किस पर होता था, बारिश पर मुनहसर करता था, जिसकी वजह से हम कहत का हमको सामना करना पड़ता था या इस तरीके से। तो लेकिन आज का किसान जो है आबरसानी यानी मसनूई तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाकर अपना काम मुकम्मल कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, इसलिए वो प्लानिंग बनाई गई। तो नंबर 1, देही तरक्की के पेश नज़र इज्तमाई तरक्की मंसूबा किया गया। तो ये मंसूबा बनाया गया, जैसे हमने 5 साला मंसूबा पढ़ा है, उसी तरीके से इज्तमाई तरक्की मंसूबे के बारे में मतलब वो बनाया गया, जिसके तहत अब ये मंसूबे का मकसद क्या था कि ज़राअत की तकनीक तब्दील करना, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमने देखा रिवायती तरीके से ज़राअत की जाती थी, बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो लेकिन अब उसको क्या किया गया, टेक्नोलॉजी में तब्दील किया गया, आबपाशी में इजाफा करना था। और सबसे पहले तो इस मंसूबे का मकसद ये था कि जो पानी खेतों तक पहुँचाया जा रहा है उसमें तब्दीली की जाए।
तो आपको शक्ल में आप देख रहे हो, एनिमेशन आपको नजर आ रही है। फिर दूसरा है 1962 में महाराष्ट्र में जिला परिषद कायम किए गए और इस स्कीम के जरिए काफ़ी मौसर इकदाम किए गए। अब जिला परिषद जब कायम हुई तो जिला परिषद ने इज्तमाही तरक्की मंसूबा या खेती बाड़ी के लिए, आब रसानी के लिए अपनी अपनी स्कीमें जारी की, जो फ़ायदेमंद और असरअंदाज साबित हुई, जिसका फ़ायदा हमको नज़र आ रहा है। तीसरा है कुओं की खुदाई और नल के ज़रिए पानी फराहम करने के लिए ग्रामीण पुरोठा योजना, ग्रामीण ये नाम दिया, योजना मतलब मंसूबा, मराठी लफ्ज़ है ये, पुरोठा मतलब पानी पहुंचाना खेतों तक, तो देही, देखो आपको उर्दू में भी बताया जा रहा है कि देही आब रसानी मंसूबा शुरू किया गया, कुएं खोद कर नल के ज़रिए पानी जो है खेतों तक पहुँचाना। फिर चौथा पॉइंट है 1971 ईस्वी तक 1677 छोटे पुश्तों की तामीराती काम मुकम्मल हुए। पुश्ते मतलब क्या करना, कि आपने देखा होगा कि खेतों में किस तरीके से मेड़ होती है जो एक बॉर्डर बताती है, ठीक है ना, कि किसका खेत है किसका खेत है। उसी तरीके से नदी में भी क्या किया गया, नदी है यानी जहाँ पर पानी का बहाव है वहाँ पर ऐसे पुश्ते तैयार किए गए, मेड़ जैसा ऊंचा थोड़ा मिट्टी का तैयार किया गया, ताकि पानी जो है पूरा ना बहते हुए पानी स्लो जाए, उसकी जो बहाव की जो रफ्तार है वो स्लो हो, धीमी हो, जिसकी वजह से हम पानी का इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए कहा पुश्ते उसको कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस सबक का जो हिस्सा बचा हुआ है अगले वीडियो में हम उसका मुताला करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।